अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माज़रत करना चाहूँगी कि 2 हफ़्ते तकरीबन मैं कुछ भी नहीं सही से अपलोड कर पाई। वो इस वजह से क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, कुछ वेडिंग भी थी और मैं अम्मी की तरफ भी गई हुई थी तकरीबन कोई 12 दिनों से, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मसरूफियत थी। क्योंकि तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है जी हफ्ता नेम का, अगर किसी जो ब्रदर या फादर अपने अकाउंट से 5-6 मिलियन मोबाइल ऐप ट्रांसफ़र करें, फिर बैंक को क्या बताएं कि पैसे कहाँ से आए हैं। देखें, इसका आपको प्रूफ देना होगा। अगर 5-6 मिलियन इकट्ठा आपके अकाउंट में आ रहा है तो वो आपसे सोर्स ऑफ इनकम मांगेंगे। जहाँ से भी आया है वो आपको जस्टिफाई करना होगा, ठीक है। अगर आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन है कोई, तो उस बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आपको उनके साथ जस्टिफाई करना होगा। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट की है तो सेल डीड दिखानी होगी। अगर आपके भाई या फादर वगैरह ने प्रॉपर्टी सेल आउट किया तो उनके नाम की आप प्रॉपर्टी यानी कि सेल डीड दिखा दें, जो स्टैम्प पेपर वगैरह बनते हैं जिसके थ्रू आपकी प्रॉपर्टी सेल आउट होती है, और बता दें कि मेरे फादर या ब्रदर ने मेरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिए थे, उनका अकाउंट नहीं था। नेक्स्ट है, अगर कोई न्यू या ओल्ड प्रॉपर्टी डीलर हो, वो अपना कैसे प्रूव करे कि मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। क्या करना होगा, ऐसा अकाउंट हो जब जिस टाइम 1 मिलियन जमा या निकालें प्रूफ ना देना पड़े। जी बिल्कुल, अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आप नॉर्मली अपना लेटर हेड बनवाएं। लेटर हेड बनवा के जाके अकाउंट ओपन करवा लें। उनसे कहें कि मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, बेशक न्यू हो या ओल्ड हो, कोई मसला नहीं होता। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो रियल एस्टेट एजेंसी के नाम से, या फिर प्रॉपर्टी एडवाइज़र या प्रॉपर्टी डीलर, या जो भी आपके बिज़नेस का नाम है, दुकान का नाम है, जिस भी नाम से आप ये अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप प्रॉपर अपना लेटर हेड बनवाएं। इसका कोई लाइसेंस वगैरह जमा नहीं करवाना होता है। जब बैंक इन अकाउंट डिटेल में आपका प्रॉपर्टी डीलर के नाम से बिज़नेस इंफॉर्मेशन अपडेट होगी, तो फिर आप अगर बाद में 1-2 मिलियन की ट्रांजैक्शन कर भी लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट है जी, मेरे 2 बैंक अकाउंट हैं, दोनों आसान। मैं कराची एक साहब के फ्लैट हाउस डिफेंस पर होता हूँ, काम करता हूँ, 60,000 सैलरी, पैसे मिलते हैं। क्या इस पर सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है? क्या तरीका है, क्या करना है? देखें, हर चीज़ का सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। आपने लेटर हेड के थ्रू उसको बिज़नेस को शो करना है। वो किस तरीके से, आप लेटर हेड बना लें किसी नाम के साथ। इस तरह से लेटर हेड बनाएं कि आप कुकिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, या कोई भी होम मैनेजमेंट की सर्विस दे रहे हैं डिफेंस में। इस तरह से कोई लेटर हेड बना के, और नीचे एड्रेस जो है, जिस घर में आप काम कर रहे हैं उसका एड्रेस दें, और अपना मोबाइल नंबर लिखें, एज पर CNA से अपना नाम लिखें। आपका लेटर हेड तैयार है और आप प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम के साथ उसको डील कर सकते हैं। आप होम अरेंजमेंट के नाम से बना सकते हैं कि आप होम अरेंजमेंट करते हैं, या होम मैनेजमेंट करते हैं, या वेडिंग मैनेजमेंट करते हैं, या कुछ भी। इस तरह से आप इस चीज़ को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके उसको नाम को रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, कार्ड एक्टिवेट करने के बाद कार्ड की एनुअल फीस कितने टाइम तक डिडक्ट होती है। ये HBL के क्रेडिट कार्ड के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन किया है। अब क्रेडिट कार्ड, जैसे कि अच्छा, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। क्रेडिट कार्ड का अकाउंट से लिंक नहीं होता है, डेबिट कार्ड आपको अकाउंट के अगेंस्ट मिलता है। डेबिट कार्ड से आप जो भी पैसे खर्च करते हैं वो आपके अकाउंट से कट होते हैं। क्रेडिट कार्ड एक आपको प्लास्टिक मनी के तौर पे बैंक की तरफ से दिया जाता है, लोन के तौर पे, जिसकी एक लिमिट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 1 लाख लिमिट है तो 1 लाख समझें कि बैंक ने आपको दिया है प्लास्टिक मनी के तौर पे, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और महीने के बाद उसका बिल पे करते हैं। क्रेडिट कार्ड का उन्होंने कहा है कि एक्टिवेट करने के बाद कार्ड की एनुअल फीस कितने टाइम तक डिडक्ट होती है। जैसे ही आप कार्ड एक्टिवेट करेंगे आपकी फ़ीस कट होगी, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आपकी एनुअल फ़ीस कट होगी, उस क्रेडिट कार्ड की फ़ीस कट होने के बाद अगर 2 महीने तक एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है हर बैंक की, हर कार्ड के अकॉर्डिंगली, अगर उतनी आप स्पेंडिंग कर लेते हैं तो वेरी नेक्स्ट बिल में आपकी वो फ़ीस रिवर्स हो जाती है। मैंने क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, आप वो चेक कर लीजिएगा, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। तो आपने जब भी कार्ड लेना है, न्यू कार्ड लेना है, लोग क्या गलती करते हैं, टिक के कार्ड ले लेते हैं, और अगर उनको कहा होता है कि 1 लाख तक की स्पेंडिंग करें, आपकी 10-20 हज़ार की जो एनुअल फीस है वो माफ़ हो जाएगी या रिवर्स हो जाएगी, तो वो फ़ीस कट होने से पहले ही 1 लाख की स्पेंडिंग करके बैठे हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो कंसिडर ही नहीं की जाती।
जो आपकी स्पेंडिंग है वो कंसिडर की जाएगी जब आपकी एनुअल फ़ीस, क्रेडिट कार्ड की एनुअल फ़ीस कट हो जाएगी। आपने अपने क्रेडिट कार्ड की एनुअल फ़ीस कट होने के बाद स्पेंडिंग करनी होती है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, जो क्रेडिट कार्ड यूज़र है उनको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है, मैं खुद बैंकर हूँ, मेरे ख्याल में यूबीएल बैंक अल्फला बेस्ट रहेगा। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, मैं भी मीज़ान बैंक में अकाउंट ओपन करवा रहा था, लेकिन ये इंसिडेंट हो गया, तो अब कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए? मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मेरा लाइट बैंक में है। यूबीएल भी काफ़ी अच्छा बैंक है, यूबीएल अच्छा है, मैं यूबीएल को रिकमेंड करूँगी। नेक्स्ट है जी, मेरे ऑफिस ने कहा मुझे एचबीएल जीडी अकाउंट खुलवाना है, बट बैंक मैनेजर ने फ्रीडम अकाउंट खोला और मेरे फाइनेंस सेक्शन पर्सन से टेलीफोनिकली लड़ा एंड मुझे कहा, सर आपका फ्रीडम अकाउंट खोल नहीं है, फॉरगेट जीडी अकाउंट फॉर वर्क। मैं मैनेजर पोस्ट पे काम करता हूँ और मंथली मेरी सैलरी 1.5 लाख है, ऑल अलाउंसेस। तो सिस्टर मुझे बताओगे कि क्या ब्रांच ने मेरा जीडी एट वर्क अकाउंट क्यों नहीं खोला? वाई मैनेजर वॉज रिलक्टेंट? फ्रीडम अकाउंट की एक लिमिट तो बताएं उसने कि बैलेंस लेस देन 40,000 मत करना, बट क्या डेबिट कार्ड, चेकबुक, एसएमएस अलर्ट्स विल रिमेन फ्री आफ्टर 1 year और नॉट? हाउ कैन आई सेंड कंप्लेंट एंड चेंज माई अकाउंट फ्रॉम फ्रीडम टू जीडी एट वर्क अकाउंट इफ़ इट स्टैंड्स फ्री इवन आफ्टर 1 year? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपका फ्रीडम अकाउंट ओपन किया गया है तो आप मेरी फ्रीडम अकाउंट वाली वीडियोस लाजमी देखिएगा, क्योंकि इनके हिडन चार्जेस होते हैं। 40,000 उन्होंने एक चीज़ तो आपको बता दी कि 40,000 आप मेंटेन रखेंगे तो आपको चीज़ें फ्री मिलेंगी या चार्जेस हिट नहीं होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि 40,000 अगर आप मेंटेन नहीं रखते हैं तो आपको दो नुकसान है। अब एक तो आपको ये जो सर्विसेज हैं, चेकबुक, एटीएम, एसएमएस वगैरह, ये भी आपको फ्री नहीं मिलेंगे, और दूसरी चीज़, आप 40,000 से 1 रुपया भी अगर एक महीने के अंदर आपका कम होगा, 39,999 रुपये भी अगर आपके अकाउंट का बैलेंस एक दिन भी चला गया, तो उस महीने में आपने जितनी भी डेबिट ट्रांजेक्शन की हुई होंगी, तो नंबर ऑफ़ डेबिट ट्रांजेक्शन पर, हर नंबर ऑफ़ डेबिट ट्रांजेक्शन पर आपको 30 से 40 रुपये जो है वो हिट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने उस महीने में 30 ट्रांजेक्शन या समझ लें कि 10 ट्रांजेक्शन की हुई है डेबिट ट्रांजेक्शन, तो आपको 30 के हिसाब से 300 रुपये चार्ज होंगे मंथ एंड पे। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर उस कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज़ के एटवर्क अकाउंट ओपन हुए हुए हैं तो फिर आपका भी एटवर्क अकाउंट ओपन हो सकता है। आप ज़रूर कंप्लेंट करें कि मेरा फोर्सफुली जो है वो फ्रीडम अकाउंट ओपन करवाया गया है, जबकि मैं इस पर रजामंद नहीं था। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि फ्रीडम अकाउंट कन्वर्ट नहीं होगा, आपका फ्रीडम अकाउंट बंद करके दूसरा अकाउंट ओपन किया जाएगा। नेक्स्ट है जी, मेरे ब्रदर का अकाउंट गुम चोरी हो गया है, 2 से 3 बैंक से अकाउंट आईडी कार्ड नंबर बताकर पता किया है, सब कहते हैं कि कोई अकाउंट नहीं है आपके नाम पर। 2023 में विड्रॉल भी कराया था, उस यूज़ था अकाउंट। ऐसे नहीं हो सकता कि आपके भाई का अकाउंट ही गुम हो जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा अर्सा हो जाए। जैसे अगर आपका अकाउंट डोरमेंट हो गया, डोरमेंट होता है 1 साल के बाद, 6 महीने या 1 साल तक अगर आप ट्रांजेक्शन नहीं करते तो अकाउंट आपका डोरमेंट या इनएक्टिव हो जाता है। अगर आपका अकाउंट डोरमेंट हो गया, आपके अकाउंट में 0 रुपये या 1,000 रुपये से कम बैलेंस था और उस अकाउंट को डोरमेंट हुए हुए 2 साल हो गए हैं, तो फिर जाके कहीं आपका अकाउंट मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है और उसका डाटा रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बता रहे हैं कि 2023 में आपका अकाउंट था, विड्रॉ भी करवाया था और अब अकाउंट नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई केस, मैं तो पहली दफ़ा ही आपका केस देख रही हूँ। आप एक दफ़ा मज़ीद हेल्पलाइन से कॉल करें और हेल्पलाइन पे कंफर्म करें। आपको ये तो पता होगा ना कि किस बैंक में अकाउंट था, आप उसी बैंक में कंफर्म करें। डॉक्टर आफिया बतूल का है कि आई हैव अ स्टाफ विद मी हु अर्न 40,000, हाउ कैन ही प्रोवाइड प्रूफ ऑफ इनकम टू हिज बैंक? आई विल पुट माई स्टैम्प एंड सिग्नेचर ऑन द पैड ऑन विच यू टेक द मेडिसिन टू द पेशेंट्स। द बैंक विल इट सेल्फ राइट द रिक्वेस्ट इन हिज नेम एंड सैलरी। Please tell me how to give proof to my staff bank, which doctor gets salary and what is the method? Tell me
tell me some easy way my staff doorman can open the bank account. She only takes salary from me and not from hospital. Will the bankers come to me and ask me? अच्छा, डॉक्टर आफिया का क्वेश्चन ये है कि मेरा कुछ स्टाफ है, यानी कि ये खुद डॉक्टर हैं और इनके अंडर कुछ स्टाफ है जो वर्किंग कर रहा है, लो इनकम पर्सन है, और उनको वो कहना चाह रही हैं कि अगर मैं अपने नाम के लेटर हेड के ऊपर उनको सर्टिफिकेट बना के दे दूँ, यानी कि ये क्लैरिफाई कर दूँ कि वो मुझसे पैसे ले रहे हैं सैलरी के तौर पे और मेरे पास काम कर रहे हैं, तो बैंक वाले मुझसे क्लैरिफाई करके या मुझसे कंफर्म करके उनका अकाउंट ओपन कर देंगे या नहीं कर देंगे। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊं डॉक्टर आफिया, इन लोगों के लिए जैसा कि आप बता रही हैं कि डोरमैन वगैरह के लिए आप अकाउंट ओपन करवाना चाह रही हैं, तो इन लोगों के लिए आसान अकाउंट होता है। आसान अकाउंट इन्हीं लोगों के लिए जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। 40,000 सैलरी जो है वो बहुत कम है। अगर वो जैसे देखें ना, अगर तो वो डॉक्टर तो नहीं होंगे ना, ज़ाहिर बात है, अगर डॉक्टर हो, गवर्नमेंट डॉक्टर हो, तो उसकी तो सैलरी स्लिप आ जाती है, उसकी बेस पे अकाउंट ओपन हो जाता है। अगर प्राइवेट डॉक्टर है तो हॉस्पिटल की तरफ से उसको सैलरी सर्टिफिकेट या मीन की कंफर्मेशन मिल जाती है लेटर हेड के ऊपर प्रॉपर हॉस्पिटल के स्टैम्प के साथ कि ये एक डॉक्टर है, हमारे पास सर्विस कर रहा है इस डेजिग्नेशन पे और इतनी सैलरी ले रहा है, उसका भी प्रॉपर अकाउंट खुल जाता है। अब आप खुद एक डॉक्टर हैं और आपके अंडर जिनके 2-4 स्टाफ या जो भी हैं वो काम कर रहे हैं, तो इस केस में आप उनका अकाउंट आसान अकाउंट ही ओपन करवा सकती हैं और अकाउंट ओपन नहीं करवा सकती हैं, यानी कि आप खुद उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं। अगर वो साइड कोई बिज़नेस कर रहे हैं या घर में कोई और काम कर रहे हैं तो उसकी बेस पे वो लेटर हेड वगैरह बनवा के अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन अगर जो केस आपने मुझे बताया है, इस केस में आपने उनका अकाउंट ओपन करवाना है तो उनका आसान अकाउंट ओपन होगा। और आसान अकाउंट के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। 10 लाख की उसकी लिमिट होती है, जो कि एक लो इनकम पर्सन के लिए मोर देन इनफ होती है। तो आप उनसे कहें कि आप उन जाके आसान अकाउंट ओपन करवा लें। आसान अकाउंट करंट कैटेगरी में भी होता है और सेविंग कैटेगरी में भी होता है, तो जिसमें चाहें वो ओपन करवा सकते हैं। अच्छा, इस कमेंट के बाद आपने आगे लिखा हुआ आई अंडरस्टैंड दैट यू सेड नो। सॉरी, मुझे लास्ट लाइन मैं समझ नहीं पाई कि आपने किस सेंस में इस लाइन को यूज़ किया है। एनी हाउ, नेक्स्ट है अहमद साहब का। हमारे अब्बू कुछ महीने पहले फौत हुए थे और हम सब विरासत ने मिलकर चेकबुक और एटीएम के ज़रिए पैसे निकलवा लिए हैं। अकाउंट से बैंक को अभी तक कोई पता नहीं और ना नादरा में पता है फौत होने का। क्या बैंक को पता लगेगा या ऐसे ही छोड़ देंगे अपने आप, बैंक अकाउंट खुद ही बंद कर देगा? अच्छा, इसमें जो है ना वो 1-2 केसेस होते हैं। केसेस किस लिहाज से कि अगर तो आप बहुत ज़्यादा सिबलिंग्स हैं, जैसे बहन भाई आपके ज़्यादा हैं, आपको अगर यकीन है कि कोई भी बैंक में इंटीमेट नहीं करेगा, यानी कि कोई भी जाके क्लेम नहीं करेगा कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 4 बहन भाई हैं, आपके 4 बहन भाइयों में से एक भाई जाके क्लेम कर दे बैंक में कि ये मेरे फादर के पैसे थे, उनकी वफ़ात इस डेट को हो चुकी है, उसके बाद इसमें से पैसे विड्रॉ हुए हैं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मेरा हिस्सा बनता है ये वो, तो फिर आप सारे ही फंसेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको यकीन है कि आप में से कोई भी बैंक में जाके क्लेम नहीं करेगा और आपको 200% श्योरिटी है, तो फिर कोई मसला नहीं है। अगर इस तरह से आपने पहले पैसे सारे निकलवा के उसको मीन के कर दिया हुआ है, आपस में तकसीम कर गया या जो भी आप लोगों का सिनेरियो हुआ है, तो ये अकाउंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब इसमें एक अरसे तक ट्रांजैक्शन नहीं होगी तो ये बंद हो जाएगा आर्जी तौर पे। उसके बाद जब इसमें बैलेंस नहीं होगा तो 2 साल तक ये ऑटोमेटिकली खुद ही बंद हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई इन केस ये याद रखिएगा कि वो पेंशन अकाउंट ना हो। अगर पेंशन अकाउंट हुआ तो आप सारे ही पकड़े जाएंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्लैरिटी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट है जी मैम, मेरे भी डिडक्ट हुए हैं और मैंने हेल्पलाइन पे फ्रॉड केस रजिस्टर करवाया है, क्या मुझे रिफ़ंड हो जाएंगे? अच्छा, ये मैंने मिज़ान बैंक में जो इंसिडेंट हुआ है, लोगों के पैसे डिडक्ट हुए हैं और काफ़ी लोगों को बैंक ने रिफ़ंड भी कर दिए हैं, उसके ऊपर इनका कमेंट आया है। अगर आपने अपना केस रजिस्टर करवा दिया है तो इंशाल्लाह आपके भी पैसे रिवर्स हो जाएंगे। मिज़ान बैंक ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इस सारी चीज़ों के ऊपर। आमिर खान का है जी, मेरा एक फ्रेंड वो मुझे मेरे नाम पर फेक ज़मीन का फ़र्द बना सकता है, एक अकाउंट ओपन हो जाएगा, बैंक को लगेगा कि रियल है क्या, मगर हेड ऑफिस वाले कहीं पीछे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से कंफर्म तो नहीं करेंगे? हाँ, ज़मीन के नहीं नाम पर, ये बताओ ठीक है कि नहीं?
नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं कभी भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इतना फेक सोर्स ऑफ इनकम बना लें कि बाद में जाके आपको मुश्किल हो। अगर वो आपको ज़मीन की फ़र्द बना देता है तो सिर्फ फ़र्द ही ज़रूरी नहीं होती, 2-4 डॉक्यूमेंटेशन और चाहिए होती है, जिसकी वजह से साफ पता लग जाता है कि ये फ़र्द रियल नहीं है या कुछ भी ऐसा है। आप इतना अमीन के ये फ़र्द वगैरह की, ज़मीन की फ़र्द वगैरह की बनाने के बजाय अगर आप खुद कोई काम कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, तो आप उसका नॉर्मली एक लेटर हेड बनाएं और जाके जो है वो अपना अकाउंट ओपन करवा लें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ट्यूशन सेंटर का बना लें। अगर आप ट्यूशन सेंटर का नहीं बना सकते या कोई मसला आता है तो होम ट्यूटर सर्विस का बना लें कि आप घरों में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। और या फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप क्या काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी। लेकिन इस चीज़ को मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप किसी से फ़ेक ज़मीन की फ़र्द बनवा के अकाउंट ओपन करवाएं, क्योंकि ये चीज़ आपको बाद में जाके मसला करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर संडे को कमेंट ज़्यादा हों तो 40-40 मिनट की 2 वीडियो या फिर 3 पार्ट बनाएं। कमेंट ज़्यादा हों तो जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा सा रिप्लाई करके स्पीड मारती हो। देखें, कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ब्रीफली आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दूं और जल्दी से आपको रिस्पांस भी कर दूं और वीडियो भी कंप्लीट हो जाए। अब मैं 40-40 मिनट की सिर्फ कमेंट्स रिस्पांस की वीडियो बनाती रहूँगी तो आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स की डिटेल्स कैसे लेके आऊँगी। एनी हाउ मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के तमाम से कमेंट्स का मैं रिस्पॉन्स लाजमी संडे को बनाया करूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाई। नेक्स्ट है जी, यूबीएल की ई कॉमर्स मुझे ऑफ नहीं पता कैसे होगी, कोई वीडियो ही बना दो। ठीक है, मैं ना शॉर्ट वीडियो में बना के आपको जो है वो अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जी, लो पहले भी कहते थे कि मीज़ान बैंक में स्कैम ज़्यादा होते हैं। मीज़ान बैंक कमज़ोर बैंक है। मीज़ान बैंक है तो अच्छा, लेकिन अब इनके साथ ये इंसिडेंट हो गया है, क्या कर सकते हैं। पप्पू राजा का है, आप जब लेटर हेड पर अकाउंट ओपन करती थी तो क्या इनकम प्रूफ की इन्वेस्टिगेशन अकाउंट ओपन करने से पहले होती थी या अकाउंट ओपन करने के बाद? और ये इन्वेस्टिगेशन बैंक में किस बंदे का काम होता है जाकर विजिट करना? शॉप का बिज़नेस कोई भी इनकम दिया हो? अच्छा, ये जो है ना वो मोस्टली रिलेशनशिप मैनेजर का काम होता है। आरएम जाके जो है वो करता था, विज़िट करता था। और जब मैं अकाउंट ओपन करती थी, अगर तो मैं पर्सनली जानती होती थी तो मैं उसको खुद ही साइन स्टैम्प कर देती थी लेटर हेड को कि मेरा जानने वाला है या जो भी है, मैंने विज़िट किया हुआ है। और अगर नहीं तो फिर रिलेशनशिप मैनेजर जो है वो विज़िट कर लेते थे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इतना कोई भी विज़िट नहीं किया जाता। जो छोटा मोटा बिज़नेस होता है उसको वैसे ही वेरीफाई करके अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। हाँ, अगर बहुत बड़ा कोई बिज़नेसमैन आ गया है या बहुत बड़ी पार्टी का कोई अकाउंट ओपन आ गया तो उसका विज़िट लाजमी होता था। वो फिर ब्रांच मैनेजर भी कर लेता था और रिलेशनशिप मैनेजर भी। नेक्स्ट है जी, फादर के फ़ंड प्रोवाइडर के नाम से फादर के फंड प्रोवाइडर का नाम ज़मीन का फ़र्द से 2021 का अकाउंट है यूबीएल। अब एक और अकाउंट चाहिए फादर के नाम ज़मीन फ़र्द की कॉपी मेरे पास मौजूद है। क्या फ़ादर के साथ बैंक आना लाजमी है? वो कहीं बाहर गए हैं। एक ज़मीन की फ़र्द से ओपन हो, सेकंड भी ज़मीन की फ़र्द से ओपन करा सकते हैं यूबीएल में दोनों? जी बिल्कुल, आप एक सोर्स ऑफ इनकम से जितने चाहे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सेविंग करवाएं, करंट करवाएं, जो मर्ज़ी करवाएं, लेकिन जिसके नाम पे फ़र्द होगी उसका जाना लाजमी है। क्योंकि अगर फ़र्द आपके फ़ादर के नाम पे और अकाउंट आप ओपन करवाना चाह रहे हैं अपने नाम का, तो फिर आपके फ़ादर का सोर्स ऑफ इनकम कंसिडर किया जाएगा और आपके फ़ादर को फ़ंड प्रोवाइडर के तौर पे आपके लिए कंसिडर किया जाएगा और आपका अकाउंट ओपन होगा आपके फ़ादर की फ़र्द के बिहाफ पे। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है, यूबीएल मोबाइल ऐप से विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट कैसे करें, वीडियो बनाएं। ओके, इसके ऊपर भी जो है हम शॉर्ट वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट है जी, यूबीएल मोबाइल ऐप पे हम ट्रांजेक्शन लिमिट मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर लिमिट 15,000 वन डे कर दें, फिर क्या एटीएम से भी और एटीएम से फ़ंड ट्रांसफ़र भी 15,000 तक एक दिन में कर सकते हैं? देखें, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए जो भी लिमिट को ऊपर नीचे करते हैं ना, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि कैश विड्रॉल लिमिट आप ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं फ़ंड ट्रांसफ़र की या पोस्ट की। तो जो लिमिट लिखी हुई होगी आपने उसी लिमिट को छेड़ना है। ऐसा ना हो कि आप सारी ही लिमिट 15,000 कर दें और बाद में आप फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहें तो 15,000 से ज़्यादा हो ही ना। नेक्स्ट है, मेरे अंकल का टीडीआर है, टीडीआर की भी क्या स्टेटमेंट मिलती है? क्लोजिंग बैलेंस टीडीआर की स्टेटमेंट नहीं मिलती, क्योंकि टीडीआर का जो प्रॉफिट होता है वो आपके अकाउंट में आता है। आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट ले लें,
आपके अकाउंट में जितना भी प्रॉफिट टीडीआर का आया हुआ होगा वो आपके अकाउंट में ही शो हो जाएगा। और टीडीआर की जो अमाउंट होती है वो तो एक ही होती है ना, जो आपने फिक्स करवाई हुई होती है, उसका सर्टिफिकेट होता है आपके पास, उसकी स्टेटमेंट नहीं होती। नेक्स्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया होगा, मेरे यूबीएल एक ब्रांच में 2 अकाउंट हैं, मुकम्मल करंट अकाउंट और महाना आमदनी। मैं सिर्फ एक महाना आमदनी अकाउंट प्रॉपर यूज़ करता हूँ ट्रांजैक्शन इन आउट। मुझे मुकम्मल करंट अकाउंट क्लोज करवा के महाना आमदनी को मुकम्मल करंट अकाउंट में चेंज कन्वर्ट करवाना है। तो आप चेंज कन्वर्ट क्यों करवा रहे हैं? दोनों अकाउंट चला लें। अगर नहीं भी चलाना तो आप फिर यानी कि आप चाह रहे हैं कि मेरी स्टेटमेंट जो महाना आमदनी अकाउंट में बनी हुई है वो ही रहे और मेरा जो अकाउंट है वो सेविंग से करंट में हो जाए। तो आप ये देख लें, बैंक ऑफ पंजाब में ये चीज़ आ गई हुई है कि आप अपने सेविंग अकाउंट को करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यूबीएल में मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये चीज़ आई है। आपको अपना मुकम्मल करंट अकाउंट में या तो स्टेटमेंट बनवानी होगी दोबारा से, या फिर मुकम्मल करंट अकाउंट को बंद करके महाना आमदनी अकाउंट को ही चलाना होगा। मेरा नहीं ख्याल कि यह अकाउंट दूसरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट है जी, आज मैं 30 दिसंबर को लेटर हेड ले गया, बीएम ने चेक किया, मैंने कहा इस एड्रेस पर मेरे एनिमल हैं, अब आज अभी विज़िट कर लें। बीएम लेटर लेकर अपने पास रख लिया, कल हमारा बंदा आपसे कांटेक्ट करके वेरिफिकेशन कर लेगा। अकाउंट तो कोई कुछ अभी तक ओपन नहीं किया, ऐसा क्यों? ब्रेक का टाइम होने वाला हो शायद, या फिर कल का बोलकर 2025 में ओपन करेंगे, उनको ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अगर इस तरह का केस हो, 2 दिन तक आपको रिस्पॉन्स ना मिले तो आप सीधी कंप्लेन किया करें, क्योंकि ये लोग यानी कि ये जो हरकत की है ब्रांच मैनेजर ने, ये लोग गोली देने वाला काम करते हैं। जब इनको नज़र आता है कि कोई भी इतना हैवी काम वाला अकाउंट नहीं है या कोई भी हैवी डिपॉजिट वाला अकाउंट नहीं है, तो वो फिर अपनी क्लोजिंग के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और इस तरह के अकाउंट्स ओपनिंग बंद की हुई होती है। और जो इनके एग्जिस्टिंग अकाउंट्स होते हैं उनके ऊपर इनका फोकस ज़्यादा होता है, उनसे डिपॉजिट मांगने पर। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई भी केस हो, आपका अकाउंट ओपन ना हो, 2 से 3 दिन तक आप वेट करें। अगर रिस्पॉन्स ना मिले, हेल्पलाइन पर कॉल करें और कंप्लेन कर दें। नेक्स्ट है जी, सेविंग अकाउंट था, हर साल का प्रॉफिट एफबीआर में टैक्स रिटर्न होता था, दिसंबर में सेविंग अकाउंट क्लोज करवाया है, अब 2025 ईयर रिटर्न टाइम एफबीआर में वो अकाउंट रिमूव करना होगा, प्रॉफिट भी ऐड नहीं करना होगा, राइट? अच्छा, इन चीज़ों के बारे में ना आप किसी लॉयर से कंसल्ट किया करें, मुझे रिटर्न के बारे में इतना नो हाउ नहीं है। ठीक है, बाकी आप अकाउंट स्टेटमेंट की अगर बात करें तो अगर आपने दिसंबर में बंद करवाया है, यानी कि दिसंबर 2024 में, तो जाहिर बात है कि जब 2025 में आप रिटर्न जमा करवाएंगे तो जो फाइनेंशियल ईयर होगा, यानी कि जुलाई 2024 से जून 2025 तक, तो उसके 6 महीने जो हैं, यानी कि 2024 के जो 6 महीने हैं जुलाई से दिसंबर तक के, तो वो अकाउंट की स्टेटमेंट आपकी सबमिट होगी। फिर नेक्स्ट ईयर यानी कि जब 2026 आएगा, 26 का फाइनेंशियल ईयर होगा, जुलाई 2025 से जून 2026 तक, तो उसमें वो अकाउंट आपका ऑलरेडी क्लोज हो चुका होगा 2024 में, तो फिर 2026 में आपको इस स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। बाकी अगर आपने टैक्स रिटर्न हवाले से कोई भी बात करनी हो तो आप अपने किसी लॉयर वगैरह से कंसल्ट किया करें। अलाइड बैंक, मिज़ान दोनों में अकाउंट हो, किसी एक अकाउंट की डिटेल्स ऑनलाइन पेमेंट की वजह से कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हो जाए तो दोनों अकाउंट में स्कैम होगा या सिर्फ उसी की डिटेल आउट होगी? अगर इस तरह का केस हो तो आप नहीं, दोनों अकाउंट का नहीं होता है, उसी अकाउंट का होता है, और आप फौरी तौर पे अपने तमाम तर मोबाइल एप्लीकेशन या किसी भी चीज़ जो भी इंटरनेट बैंकिंग वगैरह हो उसके पासवर्ड चेंज करें, अपना डेबिट कार्ड टेम्प्रेरी ब्लॉक करवाएं, और अगर कंफर्म करना हो तो परमानेंट ब्लॉक करवा के नया कार्ड बनवा लें कि आपको हो कि मेरे कार्ड की डिटेल लीक हो गई है। ठीक है, इस तरह से किया करें। और एहतियातन जो दूसरे अकाउंट में, यानी कि जो दूसरे बैंक में आपका अकाउंट हो, उसका भी आप सारे पासवर्ड वगैरह चेंज कर लिया करें। और क्या प्रोसीजर होता है प्रॉपर्टी या ज़मीन गिरवी में रख कर बैंक से लोन मिलता है? कितनी ज़मीन तो क्या लोन मिलता है? लोन रिटर्न कितने टाइम पर होता है? प्रोसीजर तो देखिए ना, ज़ाहिर बात है कि आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपको जो भी लोन डिपार्टमेंट होगा उससे कॉन्टैक्ट करना होगा, अपने प्रॉपर्टी के तमाम तर कागजात उनके पास गिरवी रखवाने होंगे। इसके अलावा जो टाइम लिमिट होती है वो आप और बैंक दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसाइड करते हैं कि मैं इतने टाइम में, जो इतने टाइम तक आपको ये लोन मिलेगा, 2 साल के लिए मिलेगा या 3 साल के लिए मिलेगा, आपको पे करना होगा और इतना लोन मिलेगा।
वो आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ वगैरह देखकर ही आपको लोन देंगे। नेक्स्ट है जी, अगर हम बॉटम साइड पर पहले सिग्नेचर कर दें, बैंक ने रिक्वेस्ट प्रिंट आउट ना की हो, तो फिर क्या क्या रॉन्ग मिसयूज़ हो सकता है। अच्छा, इनको मैंने बताया था कि जब भी आप अपने बिजनेस अकाउंट ओपन करवाने के लिए लेटर हेड बैंक में जमा करवाते हैं तो कभी भी ब्लैंक लेटर हेड के ऊपर बॉटम साइड पर साइन करके मत आया करें, क्योंकि जो है वो अक्सर वहाँ पे स्टाफ यही कहता है कि आप यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दें और ये लेटर हेड की बॉटम साइड पे साइन कर दें, मैं रिक्वेस्ट बाद में प्रिंट करके निकाल लूँगा। बेशक वो निकाल लेते हैं, उनके कोई नेगेटिविटी नहीं होती उनके माइंड में, लेकिन आपने अपनी एहतियात खुद करनी है। इसका मिसयूज़ ये हो सकता है कि वो आपके लेटर हेड के ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं और बाद में कह सकते हैं कि ये आपने ही हमें ये दिया था कि इस अकाउंट के अंदर से ये चीज़ हो जाए, या इस तरह की डेबिट इंस्ट्रक्शंस आपकी लगा देते हैं। यानी कि वो कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं ना कि आपके अकाउंट के हवाले थे, क्या हो सकता है कि वो आपके लेटर हेड के ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखें ना, इन केस वो ये लिख सकते हैं कि मेरे अकाउंट से इतनी अमाउंट आप विड्रॉ कर लीजिएगा, या मेरे अकाउंट से ये अकाउंट जो है वो सोर्स ऑफ इनकम आपका चेंज कर दें, या कुछ भी कर सकते हैं। एनी हाउ आप मिसयूज़ बहुत से तरीक़ों से हो सकता है, जिन्होंने किया हो उनको तरीके पता होंगे, लेकिन आपने कभी भी ब्लैंक लेटर हेड के ऊपर बॉटम साइड पे साइन नहीं करने हैं। नेक्स्ट है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, इफ़ वी चेंज द नेटवर्क ऑफ आर सिम सच एज कन्वर्टिंग इट फ्रॉम जोंग टू जैज़, देन वी विल हैव टू इन्फॉर्म द बैंक अकाउंट ओपन विद दिस नंबर और इट विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये उन्होंने पूछा है कि अगर हम अपना नेटवर्क चेंज करते हैं, जैसे जोंग की सिम है उसको जैज़ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसको हमें बैंक में ऑटोमेटिकली हमारा नंबर अपडेट हो जाएगा या हमें इन्फॉर्म करना होगा। इसके लिए क्या होता है कि आपको बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करना होता है, उनको इन्फॉर्म करना होता है, वो आपको एक कुछ अल्फ़ान्यूमेरिक कोड बताते हैं, वो लिख के आपको एक नंबर के ऊपर सेंड करना होता है, वहाँ से आपके नेटवर्क की कंफर्मेशन का आपको मैसेज आता है, तो फिर आपका नेटवर्क जो है वो वेरीफाई होता है। अदरवाइज़ फिर आपको OTP, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको नेटवर्क चेंज करने की वजह से OTP या बैंक के मैसेज रिसीव नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सिमिलरली अनदर क्वेश्चन वाज इफ़ वी वांट टू चेंज आवर नंबर हाउ डू वी चेंज इट फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट। ये अच्छा, ये आपने कहा है कि अगर नेटवर्क के अलावा अगर हम अपना मोबाइल नंबर ही चेंज कर लेते हैं तो वो हम किस तरह से अपडेट करवाएंगे। वो आपको अपडेट करवाने के लिए बैंक में जाना होगा, ID कार्ड की कॉपी दें, उनको बताएं कि अब मेरा नंबर ये नहीं ये है, ठीक है। आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल में 2 अकाउंट नंबर अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। अपना प्राइमरी नंबर वही अपडेट करवाएं जो आपका ज़्यादा यूसेज में है, और एक ऑल्टरनेट नंबर के तौर पे भी ये कोई दूसरा नंबर लाजमी अपडेट करवाया करें, और अपना ईमेल एड्रेस लाजमी अपडेट करवाया करें। नेक्स्ट है, आज की खबर के मुताबिक इनकम टैक्स का तरमीमी बिल पास हो चुका है, जिसकी वजाहत 10 अदद पैराग्राफ में की गई है। जी बिल्कुल हो चुका होगा। नेक्स्ट है, ये जो ऑनलाइन अभी ज़िंदगी अकाउंट खोले हैं JS बैंक का है क्या? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये JS बैंक है, मैंने इसके ऊपर सर्चिंग की थी। ये जो ज़िंदगी अकाउंट है, ये मेरे ख्याल से ये जो जैज़ कैश या ईजी पैसा अकाउंट्स है, ये इसी तरह से अकाउंट ज़िंदगी अकाउंट के नाम से बनाया गया है या इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अच्छा जी, ये हैं जी पुराने कमेंट जिनके मैंने कर दिए हुए हैं। ये थे जी आज के कमेंट। तकरीबन 46 जो है वो मिनट्स की वीडियो हो चुकी हुई है। अब इसको मैं एडिट करूँगी, ये मैक्सिमम भी 35 मिनट्स तक की वीडियो बन जाएगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके तमाम से कमेंट्स के रिस्पांस मिल चुके होंगे। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। एक दफ़ा फिर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डिले। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि टाइमली आप लोगों को कमेंट्स का रिस्पॉन्स करूँ। मेरे ऊपर भी थोड़ा सा मेरे साथ भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लिया करें। मेरी एक छोटी सी बच्ची है, घर के काम भी करने होते हैं, फिर सर्चिंग भी करनी होती है, आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट्स भी लानी होती हैं, आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स भी करने होते हैं। फिर अम्मी की तरफ जब मैं जाती हूँ तो फिर जाहिर बात है कि मसरूफियत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिश होगी कि टाइमली आप लोगों को तमाम चीज़ें मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।